गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन, ओके। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे यहाँ पर चर्चा की थी, ठीक है। तो उसी से रिलेटिव है, हिंदी मीडियम की जो क्लास है अपनी, उसके लिए नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो क्या है? कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। नोट कर लेंगे आप इसे। ठीक है, मेन टाइप प्रेशर, ठीक है, जो कि कहाँ पर डेरिव हो रहे हैं, जो कि कोशिका के अंदर हो रहे हैं। आप जानते हैं कि कोशिका की जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में आप सभी जानते हैं, ठीक है। ये हमारी एक प्लांट सेल्स है। प्लांट सेल जो होती है उसके अंदर जो होती है वोक्यूल्स यानी कि रिक्तिका उपस्थित होती है, ठीक है। और चारों तरफ इसके क्या उपस्थित होती है? सेल वॉल उपस्थित होती है। और उसके पश्चात ये वाली जो होती है सेल मेम्ब्रेन होती है। इसी तरह की स्ट्रक्चर आप देखी है आपने एक प्लांट सेल्स की। तो विभिन्न प्रकार के जो दाब होते हैं ये कोशिका के अंदर जो उत्पन्न होते हैं, एक्चुअल में क्या है कि कोशिका के अंदर पानी प्रवेश कर रहा है। ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है? ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि कोशिका के अंदर जो कोशिका रस है और बाहर जो विलयन है जहाँ से पानी आ रहा है, उन दोनों के बीच में सांद्रता में क्या अंतर है, ठीक है। तो पानी हमेशा अपनी खुद की उच्च सांद्रता से और निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। इसका मतलब ये है कि बाहर जो है वो कैसा है? अल्प परासारी विलयन है, और अंदर कोशिका रस जो है वो अति परासारी हो चुका है ऐसी स्थिति में, और यहाँ से जल अंदर चला जाता है। अंदर जैसे जैसे जल जाता रहता है वैसे वैसे क्या होता है कि कोशिका जो होती है वो कैसी होती चली जाती है? स्फीति होती चली जाती है, टिर्गिड होती चली जाती है, ठीक है। टिर्गिड्स का कोशिका यानी कि फैलती है। अब फैलती है तो कन्फर्म है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो है दाब बढ़ेंगे। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके ऊपर भी दाब लगेगा जो कि बाहर की ओर लगाएगी ये, ठीक है। और इसी प्रकार से जैसे जैसे दाब और ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जाता है तो जो सेल वॉल होती है, हमारी जो कोशिका भित्ति होती है, वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए क्या करती है? वो फिर अंदर की ओर दाब लगाती है, ठीक है। तो ये कौन से दाब हैं? परासरण दाब क्या है, विसरण दाब क्या होता है, इनमें क्या अंतर है, डीपीडी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज हम क्लियर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन क्लास। ओके, क्लास शुरू करते हैं और बिल्कुल फोकस होकर ध्यान दे के पढ़ेंगे, क्योंकि आज का ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं ये परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हर साल परीक्षा में इससे संबंधित एक सवाल जरूर पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन कठिन नहीं है क्योंकि आप सभी इंटेलिजेंट हैं। सो पहला जो है नंबर 1 वो है परासरण दाब। परासरण दाब यानी कि ऑस्मैटिक प्रेशर। ओके, इसे आप शॉर्ट फॉर्म के रूप में क्या लिख सकते हैं? ओपी, ऑस्मैटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब, ठीक है। अब बात आती है कि परासरण दाब किसे कहते हैं। एक्चुअल में परासरण दाब जो होता है वो कोशिका में उत्पन्न एक ऐसा दाब होता है जो कि कोशिका के अंदर जो जल के अणु होते हैं जो कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो वो उन्हें रोकने के लिए उत्पन्न होता है, ठीक है। क्या कहा गया है कि मान लीजिए कि ये कोशिका है, ये इसके अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि इसकी प्लाज्मा कला, इसके अंदर जल प्रवेश कर रहा है, तो इस जल को रोकने के लिए जो आवश्यक दाब होता है, ठीक है, इस जल को रोकने के लिए जो आवश्यक दाब होता है वह दाब जो है वो क्या कहलाता है? वो परासरण दाब कहलाता है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए कि कोशिका में जल प्रवेश कर रहा है। आप जानते हैं कि एक ऐसा दाब जो कि क्या करता है? जो शुद्ध जल यानी कि जो विलायक होता है, विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली से दूसरी तरफ, ठीक है, स्थित घोल में प्रवेश करने से रोकता है। कहने का मतलब यह है, मान लीजिए कि ये आपके पास एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक है, ये इसके दूसरी तरफ का घोल हो गया और ये हो गया विलायक। आप जानते हैं कि विलायक के कण जो होते हैं वो पार करके इस अर्धपारगम्य झिल्ली को सेमी
परमिएबल जो मेम्ब्रेन है इसको पार करके और घोल में आ रहे हैं। ठीक है, तो घोल में जाने से रोकने के लिए जो दाब उत्पन्न होता है, वो जो दाब होता है वो क्या कहलाता है, वो परासरण दाब कहलाता है। और परासरण दाब जो होता है, शुद्ध जो जल होता है यानी कि जो विलायक होता है उसका, अब फिलहाल तेजी से जा रहे हैं, देखिए बिल्कुल फोकस होके देखिए इस चीज को। मान लीजिए कि अब मैं ये कहूं कि अब मान लीजिए कि इसके अंदर मैं विलय डालता हो जाऊं, ठीक है, जैसे जैसे आप विलायक के अंदर विलय डालते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे जो जल की अंदर यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके दूसरी तरफ जाने की जो प्रवृत्ति होती है उसमें कमी आएगी, आएगी या नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यह है कि परासरण दाब बढ़ रहा है, क्योंकि परासरण दाब तो रोकने में ही तो सहायक है। परिभाषा क्या है, पहले मैं परिभाषा लिख देता हूं, ठीक है। वह दाब जो विलायक यानी कि शुद्ध जल भी लिख सकते हैं आप यहां पे के अणुओं को अर्ध पारगम्य झिल्ली के दूसरी तरफ, ठीक है, दूसरी ओर स्थित घोल जो है उसके अंदर जाने से, ठीक है, घोल में प्रवेश करने से रोकने के लिए सहायक होता है। यानी कि परासरण दाब एक ऐसा दाब होता है, अब फिर से हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ये हमारी अर्ध पारगम्य झिल्ली है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इधर आपके पास क्या उपस्थित है, जल यानी कि शुद्ध जल उपस्थित है, यानी कि विलायक उपस्थित है, ठीक है। और विलायक भी कैसा है, बिल्कुल शुद्ध जल के रूप में, समझ गए आप, बिल्कुल प्योर वाटर है ये समझ लीजिए आप। और इधर जो है वो एक घोल उपस्थित है, एक विलयन उपस्थित है। विलयन का मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ विलय जरूर मिला हुआ है। अब बात यहां पर यह आती है कि आप जानते हैं कि इस समय स्थिति कैसी बनी हुई है कि इधर जो है अल्प परासारी विलयन है, इधर अति परासारी विलयन है। इसका मतलब विलायक के जो कण होते हैं वो अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार कर रहे हैं और दूसरी तरफ घोल में जा रहे हैं। जैसा कि आपने परासरण के डेमोन्स्ट्रेशन में देखा था कि अंदर क्या था, जो हमारी जो कोनिकल जो फ्लास्क था, उस फ्लास्क में क्या था, चीनी का घोल भरा हुआ था, इसलिए पानी पार्चमेंट पेपर को पार करके और फ्लास्क के अंदर या फनल के अंदर जाने लगता है। ऐसा ही था, यहां भी सेम कंडीशन हो रही है कि जल के अणु अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल बात होगी कि परासरण क्या है। परासरण का मतलब होता है कि शुद्ध जल के अणुओं का या विलायक के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से और अपनी निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली के पार जाने की जो प्रवृत्ति होती है वो परासरण होती है। लेकिन परासरण दाब जो है वो डिफरेंट है इससे। परासरण दाब क्या होता है कि इस समय, जिस समय विलायक यानी कि शुद्ध जल के जो अणु होते हैं वो घोल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, इस समय जो विलायक यानी कि शुद्ध जो जल है ना उसका परासरण दाब न्यून है। कैसा है इस समय, परासरण दाब न्यून यानी कि न्यूनतम है शुद्ध जल का। हमेशा ये याद रखना कि शुद्ध जल यानी कि विलायक का जो परासरण दाब होता है वो न्यून होता है। और परासरण दाब, इसका परासरण दाब कम होने के कारण ही क्या होता है कि जल के अणु आसानी से अर्धपारगम्य झिल्ली के पार दूसरी तरफ जा पाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप क्या करते हैं कि इसके अंदर जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि वह दाब जो विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर स्थित घोल में प्रवेश करने से रोकने में सहायक होता है, इस समय तो है ही नहीं,
भाई शुद्ध जल है, इसका मतलब इसका पराशण दाब कैसा है, न्यून है या बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं है, शून्य है मान लीजिए आप इसे, ठीक है। पराशण दाब कैसा है, बिल्कुल बिल्कुल न्यून है। तो ऐसी स्थिति में रोकने के लिए तो दाब है ही नहीं। पराशण दाब किसे कह रहे हैं, जो कि विलायक के अणुओं को अर्ध पारगम्य झिल्ली के पार जाने में रोकने में सहायक होता है। अब यहां रोकने वाली तो कोई चीज है ही नहीं, यानी कि यहां पर पराशण दाब तो है ही नहीं, इसलिए बड़ी आसानी से विलायक के जो कण होते हैं वो अर्ध पारगम्य झिल्ली से जो अपनी सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है इसे पार करके और घोल में दूसरी तरफ जाना शुरू कर देते हैं, राइट। अब हमें पराशण दाब को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पराशण दाब यानी कि जो विलायक है हमारा, उस विलायक में हम क्या मिलाना शुरू कर देंगे, विलय, ठीक है। अब जैसे जैसे हम विलय मिलाते जाएंगे, जैसे जैसे मिलाते जाएंगे, क्या ऐसा नहीं होगा कि पराशण दाब जो शून्य था वो कैसा होना शुरू हो जाएगा, वो बढ़ता हुआ शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे पराशण दाब बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जल के अणुओं की पारगम्यता कम होती हुई चली जाएगी, ठीक है। और एक समय ऐसा आएगा कि पराशण दाब अधिकतम जो हो जाता है तो जल के जो अणु होते हैं, ठीक है, वो अर्ध पारगम्य झिल्ली के पार जाना बिल्कुल बंद कर देते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। फिर से बता देता हूं कि विलायक हमेशा पार्थ में यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमी जो परमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है उसे पार करके और अति परासारी विलयन की ओर हमेशा बढ़ते हैं। शुद्ध जल का पराशण दाब बिल्कुल कम होता है, न्यून होता है, शून्य होता है, ठीक है। इसी कारण क्या होता है कि पराशण दाब कम होने के कारण, बिल्कुल नहीं होने के कारण ही विलायक के जो कण होते हैं वो अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके दूसरी तरफ जा पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम विलायक में शुद्ध जल में क्या मिलाना शुरू कर देते हैं, विलय, विलय का मतलब हम इसमें क्या मिलाना शुरू कर देते हैं, सोल्यूट मिलाना शुरू कर देते हैं, तो होता क्या है माय डियर स्टूडेंट, धीरे धीरे पराशण दाब जो होता है वो इंक्रीज होता हुआ चला जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होने के कारण उसकी जो पारगम्यता होती है, परमेबिलिटी जो है जल के अणुओं की, वो कम होती हुई चली जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि पानी जो है वो दूसरी तरफ जाना बंद कर देता है। तो पराशण दाब क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि एक ऐसा दाब है जो कि विलायक यानी कि जो जल, शुद्ध जल जो प्योर वाटर होता है, उसको हमारी जो सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है उसके दूसरी तरफ स्थित जो घोल होता है उसमें जाने से रोकने में सहायक होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया हो कि कैसे जब नहीं था तो आसानी से जा रहे थे, जैसे जैसे पराशण दाब बढ़ा, पराशण दाब कब बढ़ा, जब हमने इसमें विलय मिलाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जैसे जैसे विलय मिलाते जाएंगे पराशण दाब बढ़ता जाएगा, पारगम्यता घटती आ जाएगी, ओके। तो इस चीज को बड़े ध्यान से देखना। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि पराशण दाब जो होता है वह दाब होता है जो कि क्या करता है कि हमेशा विरोध करता है किसका, जल के अणुओं की पारगम्यता का अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से, ठीक है। किसी भी घोल का पराशण दाब, अब एक चीज और ध्यान रखना, जैसा कि चित्र के अनुसार मैंने बताया आपको, किसी भी घोल का पराशण दाब किस पर डिपेंड करता है, विलायक में उपस्थित जो विलायक है अपना, विलायक में उपस्थित विलय के अणुओं, जो विलय के जो अणु होते हैं अणुओं के सीधे समानुपाती होता है, ओके, सीधे समानुपाती होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। किसी भी घोल का जो पराशण दाब होता है वो विलायक यानी कि जो घोल है उसके अंदर जो विलायक उसमें उपस्थित जो विलय हैं, ठीक है, उनके अणुओं के सीधे समानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है कि ओपी, ओपी मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पराशण दाब किसके समानुपाती होता है, हमेशा विलय जो विलयन है, ठीक है, उसमें उपस्थित विलय के अणु, विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या पर,
ठीक है, ये ध्यान रखना। अणुओं की संख्या और समानुपाती का आप जानते हैं कि जैसे जैसे विलयन में क्या मिलाएंगे, विलय के अणुओं की जो संख्या है वो बढ़ाएंगे, वैसे वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। यही तो चीज बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। वैसे वैसे क्या होगा, ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है ये। फिर से बता देते हैं कि विलयन में उपस्थित जो विलय के अणुओं की जो संख्या होती है, इसी बात पर डिपेंड करता है पराशण दाब। जैसे जैसे विलायक में विलय मिलाते जाएंगे, वैसे वैसे पराशण दाब जो है वो इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया अपना क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पराशण दाब। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है वो है स्फीति दाब व भित्ति दाब। नंबर 2 क्या है, स्फीति दाब व भित्ति दाब। ये भी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ये क्या बला है। स्फीति दाब व भित्ति दाब यानी कि क्रम से इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर कहते हैं। यानी कि स्फीति को हम क्या बोलेंगे, टर्गर प्रेशर, और भित्ति को हम क्या बोलेंगे, वॉल प्रेशर, ठीक है। यानी कि क्रम से आप क्या लिख सकते हैं इन्हें, टीपी और डब्ल्यूपी, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, टीपी लिख सकते हैं और डब्ल्यूपी लिख सकते हैं। यानी कि टर्गर प्रेशर है, स्फीति दाब, और डब्ल्यूपी यानी कि वाल प्रेशर है। ये शॉर्ट फॉर्म जरूर याद रख लेना। पराशण दाब की क्या होती है, पराशण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि उसकी ओपी होती है, क्योंकि आगे एक सूत्र आएगा और वो सूत्र शॉर्ट जो है इन्हीं पे लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो हम बात करते हैं इन दोनों दाबों की, स्फीति दाब और भित्ति दाब, ठीक है। अब कल्पना कीजिए कि आपके पास एक कोशिका है, ठीक है, और उस कोशिका को आपने किस में रख दिया, जल में रख दिया। कोशिका को क्या कहा आपने, जल में रखने पर क्या होगा, सीधी सी बात है कि कोशिका के अंदर जो कोशिका रस होता है वो कैसा होता है, वो ज़्यादा परासारी होता है, यानी कि अति परासारी विलयन होता है। और बाहर जब जल है तो वो अल्प परासारी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जल जो है वो कोशिका के अंदर प्रवेश करना शुरू कर गया, ठीक है। ऐसा ही हुआ कि कोशिका को जल में रखने पर क्या होता है, जल कोशिका में प्रवेश करता है, करता रहेगा जब तक, ठीक है। धीरे 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 उसके अंदर क्या करता रहेगा, प्रवेश करता रहेगा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन अगर मैं ये पूछूं कि कोशिका में जल जो है वो प्रवेश क्यों कर रहा है, बताइए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोशिका में जल जो है वो प्रवेश क्यों कर रहा है, तो आप इसका जवाब क्या देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय उक्त इस कंडीशन में क्या है, ये हमारी कोशिका है, ये ठीक है वोक्यूल्स है, इसके अंदर भरा हुआ जो कोशिका रस है। आप क्या ये नहीं कह सकते कि कोशिका रस जो है इसमें पराशण दाब अधिकतम है, पराशण दाब अधिक है, ठीक है। तो यहां पर आप बीच में क्या लिख सकते हैं कि कोशिका को जल में रखने पर जल कोशिका में कोशिका रस के अधिक पराशण दाब के कारण, ठीक है, जल कोशिका में कोशिका रस के अधिक पराशण दाब के कारण, यानी कि पराशण दाब के कारण क्या होगा,
जल कोशिका में कोशिका रस के अधिक प्राशन दाब के कारण प्रवेश करता है, ठीक है, या प्रवेश करने लगता है, क्योंकि उक्त समय क्या है, बाहर जो जल है उसका तो पराशरण दाब बिल्कुल न्यून है, लेकिन अंदर जो कोशिका रस है उसका पराशरण ज़्यादा है। तो यही हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि जल धीरे धीरे उसके अंदर प्रवेश करना शुरू कर देता है, ठीक है, अंदर अधिक मात्रा में प्रवेश करना शुरू कर देता है, जिससे क्या होगा कि कोशिका झिल्ली जो होती है, ये सेल, और मान लीजिए कि ये अपनी सेल वॉल है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी ये चीज़, ये हमारी कोशिका झिल्ली है। अब क्या करेगी ये कोशिका झिल्ली, जैसे जैसे इसके अंदर जल प्रवेश करता रहेगा ये क्या करेगी, भीतर की ओर, ठीक है, यानी कि अंदर से और बाहर की ओर, ध्यान देना इसको, अंदर से और बाहर की ओर क्या करेगी, एक भित्ति के ऊपर दाब लगाएगी। समझ गए, क्या करेगी, भित्ति पर क्या करती है, भित्ति पर एक दाब लगाना शुरू कर देती है, यानी कि भित्ति, कोशिका भित्ति को बाहर की ओर धकेल देती है, और कोशिका भित्ति पर लगने वाले इस प्रकार के अपकेंद्री बल को ही हम क्या कहते हैं, स्फीति दाब कहते हैं। फिर से सुनो कि दाब के कारण कोशिका में जो है पानी प्रवेश करना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, जैसे जैसे पानी अंदर प्रवेश करता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, कोशिका झिल्ली क्या करेगी, कोशिका भित्ति पर, किस पर, कोशिका भित्ति पर किधर दाब डालेगी, या कोशिका भित्ति को ये समझ लो कि बाहर की ओर धकेलती है, कोशिका भित्ति को बाहर की ओर धकेलती है, कोशिका झिल्ली को बाहर की ओर, यानी कि कोशिका झिल्ली क्या कर रही है, कोशिका भित्ति को बाहर की ओर धकेल रही है, ठीक है भाई, अंदर है ये कोशिका झिल्ली होगी, इसके बाहर ये कोशिका भित्ति होगी। अब जैसे जैसे पानी प्रवेश करता जाएगा ये क्या करती है, ऐसे इधर अंदर से और बाहर की ओर एक दाब लगाएगी, किस पर लगाएगी, कोशिका भित्ति पर, ठीक है। और क्या कहते हैं कि कोशिका भित्ति पर लगने वाले इस अपकेंद्री दाब को कोशिका भित्ति पर लगने वाले इस अपकेंद्री दाब को क्या बोलते हैं, स्फीति दाब, यानी कि WP, सॉरी TP, टर्गर प्रेशर, ठीक है, क्या कहते हैं, स्फीति दाब कहते हैं, ओके, TP कहते हैं। तो ये तो हमारी परिभाषा होगी किसकी, हमारे स्फीति दाब की। सिंपल सी परिभाषा है, कोशिका जल में प्रवेश कर रही है, कोशिका जल में प्रवेश कर रही है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता हुआ जाता है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन अपने प्रेशर को किस पर डाल देती है, कोशिका भित्ति पर डाल देती है, और कोशिका भित्ति पर लगने वाले अंदर से और बाहर की ओर इस प्रकार के जो दाब को हम क्या कहते हैं, स्फीति दाब, यानी कि टर्गर प्रेशर कहते हैं, ठीक है, जो कि कोशिका के स्फीत होने के कारण कोशिका भित्ति पर लगता है, ओके। अब दूसरे की बात करते हैं हम, दूसरा क्या है, भित्ति दाब। अब इस भित्ति में कोशिका भित्ति स्फीति दाब के कारण तनाव में आ जाएगी, गुस्से में आ जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, कोशिका भित्ति स्फीति दाब के कारण किस में आ जाती है, तनाव में आ जाती है, ठीक है। और ये अब तनाव में आ गई तो ये घुलने के मतलब एक तरीके से लड़ाई करने के मूड में है फिलहाल, ठीक है। तो कोशिका भित्ति स्फीति दाब के कारण कैसी हो गई, तनाव में आ जाती है, तो क्या होगा कि अब ये क्या करेगी, उल्टा दाब लगाएगी, समझ गए, तनाव में आ जाती है, वह विपरीत दिशा में
विपरीत दिशा में किधर, विपरीत दिशा में बाहर की ओर, ठीक है। विपरीत दिशा में क्या करती है, स्फीति दाब के बराबर दाब डालती है। स्फीति दाब के बराबर दाब डालती है, उसे क्या कहते हैं, उसे भित्ति दाब कहते हैं, ठीक है। जिसे भित्ति दाब मीन्स WP, भित्ति दाब कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, भित्ति दाब यानी कि WP कहते हैं, ओके। तो दोनों हैं, बड़े सेम परिभाषाएं हैं, इनकी लगभग एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कोशिका है, इसे आप नोट कर लीजिए एक बार, एक सेकंड बस, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इनको बच्चों को, ये थोड़े से क्या है कि नादान है। जैसे ये हमारी कोशिका, ठीक है, ये सेल वॉल इस प्रकार से, और ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे जैसे पानी अंदर प्रवेश करेगा कोशिका स्फीत होगी, कोशिका स्फीत होती है तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है, अंदर से और बाहर की ओर किस पर, कोशिका भित्ति पर एक दाब डालती है। इसी दाब को हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर यानी कि TP कहते हैं। इसी के मुकाबले कोशिका भित्ति जो होती है अपने आप जैसे जैसे इसके ऊपर दाब डलेगा ये तनाव में आएगी, और उस तनाव को सहन करने के लिए उतनी ही मात्रा में, जितनी मात्रा में स्फीति दाब लग रहा है उतनी ही मात्रा में क्या करती है, ये अंदर की ओर एक दाब लगाती है, यानी कि एक अभिकेंद्री दाब लगाती है। उस दाब को हम किस नाम से जानते हैं, WP यानी कि वॉल प्रेशर, भित्ति दाब के नाम से जानते हैं, ओके। तो ये दो दाब हमने कंप्लीट किए हैं, पराशण दाब, स्फीति दाब और भित्ति दाब को इस टॉपिक में आज की जो क्लास है, ठीक है, उसमें, ओके। नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम DPD पढ़ाएंगे और उनका दाबों के साथ संबंध पढ़ाएंगे, ओके। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।